Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with the second part of bailment and pledge. And in this lecture we are going to discuss about pledge. So basically what is pledge? Pledge basically इसका मतलब होता है गिरवी रखना, है ना। जब हम कोई चीज़ अपनी एज अ सिक्योरिटी डेट के फॉर्म में किसी पेमेंट ऑफ डेट के लिए हम कोई अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख देते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेजिंग। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट इज कॉल्ड अ प्लेज। किसी से पैसे उधार पर लिए, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख दी, उस सिक्योरिटी जो गिरवी रखी है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लेजिंग। इसके अंदर भी दो पार्टीज होती हैं, पार्टी वन एंड पार्टी टू। प्लेज ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट एंड अदर पार्टी उसको क्या देती है? पैसे उधार पे दे देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेज। इसके अंदर दो पार्टीज जो होती हैं उनको हम या तो प्लेगर बोलते हैं या पाउनर बोलते हैं। द पर्सन हु प्लेजेस द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग डेट उसे बोलते हैं प्लेजर और पाउनर। और जो पर्सन टू हुम गुड्स आर प्लेज्ड उसको बोलते हैं पाउनी या प्लेजी। जिसके पास गुड्स रखवाए गए हैं गिरवी वो पाउनी है। द पार्टी हु प्लेजेस द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग डेट इज नोन एज पाउनर। ठीक है जी, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ प्लेज। सबसे पहले आता है स्पेशल काइंड्स ऑफ बेलमेंट। अब स्पेशल काइंड्स ऑफ बेलमेंट क्या कह रही है? कहते हैं प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट प्रिसाइजली बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज डन फॉर अ पर्पस। अब ये क्या है? वो कहते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ प्लेज है बिकॉज इसका पर्पस क्या है कि डेट लेना। इसका मेन पर्पस क्या है? डेट लेना, कोई चीज़ गिरवी रख के। बट जो बेलमेंट है वो किसी भी पर्पस के लिए की जा सकती है। इट कैन बी ग्रेडिटुअस, इट कैन बी ऑफ एनी पर्पस। बट जो प्लेज है वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए होता है जो कि है डेट। तो ये इसीलिए इसे बोलते हैं हम स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। दूसरा आता है जी डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन क्या कह रहा है? कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स इसेंशियल है, नेसेसरी है। जैसे बेलमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट था, इसके अंदर भी डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम पाउनर टू पाउनी। जो पाउनर है जो गुड्स गिरवी रख रहा है डेट के लिए, वो पाउनी के पास अपने गुड्स प्लेज करवाएगा। अब डिलीवरी किसी भी तरह की हो सकती है। इट कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी जैसे हम फिजिकली कोई गुड्स हैंड ओवर कर देते हैं उसे हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, वेयर एक्चुअली द पोजेशन ऑफ गुड्स इज हैंडेड ओवर टू अनदर पर्सन। दूसरी बात आ जाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, वेयर वन पर्सन डज समथिंग सो एज टू पुट द अदर पर्सन इन अ पोजेशन ऑफ द गुड्स। फॉर इंस्टेंस गिविंग द की ऑफ अ गोडाउन इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स केप्ट इनसाइड द गोडाउन। अब किसी को चाबी दे दी गोडाउन की तो ऑब्वियसली जो गोडाउन के अंदर गुड्स है उसकी पोजेशन भी दे दी। तो इस काइंड ऑफ डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। फर्दर आ जाते हैं जी पर्पस ऑफ प्लेज इज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। कहते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज द पाउनी इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज एडवांस मनी टू द पाउनर बट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिक्योरिटी विच आर गुड्स ऑफ द पाउनर। कहते हैं पर्पज ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। प्लेज का मेन पर्पज क्या है? जो भी हम पैसा उधार पर ले रहे हैं पेमेंट ऑफ डेट की सिक्योरिटी माना जाता है। अगर सपोज किसी से पैसा उधार पर लिया उसकी सिक्योरिटी है तो पाउनर क्या करता है? अपना डेट सिक्योर कर रहा है और मनी पैसे दे रहा है एडवांस में टू द पाउनर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी विच आर गुड्स ऑफ द पाउनर। जो पाउनर के गुड्स हैं उस बेसिस के ऊपर उसको पैसा उधार पर दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पे, इसलिए वो गुड्स प्लेजिंग के लिए रखता है। नेक्स्ट, प्लेज मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लेजिंग है वो भी सारे के सारे एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो फॉलो करेगा इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एज वेल एज इट मेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, तभी वो वैलिड प्लेज मानी जाएगी। फर्दर, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड रिटर्न ऑफ एनी एक्विजिशन टू द गुड्स आफ्टर द डेट इज रीपेड बाय द पाउनर। जैसे ही
पाउनर सारा अपना डेट रीपे कर देगा, तो पाउनी मस्ट रिटर्न द गुड्स सो प्लेज्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी काऊ गिरवी रख के पैसे ले गया 40,000 रुपये, जब उसने गिरवी रखी थी काऊ, उसके बाद उसके काफ भी हो गया, बच्चा हो गया काऊ के, तो उसका रिटर्न करना है क्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स में क्रिएशन आ गया, तो ऑब्वियसली जैसे ही वो डेट रीपे कर देगा वो उसके काफ को भी साथ में वापस करेगा। देन कम्स व्हाट आर द राइट्स ऑफ पाउनी और प्लेजी। जो प्लेजी है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं पाउनी के। राइट टू रिटेन द गुड्स, वो अपने पास गुड्स रख सकता है अंटिल द डेट इज रीपेड बाय द पाउनर। पहला राइट तो ये है अंडर सेक्शन 173 एंड 174। दूसरा आता है राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर वो कोई नॉर्मल कोर्स में कोई खर्चा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कुछ बियर करता है गुड्स के ऊपर, तो वो भी राइट है पाउनी का कि वो रिकवर कर सकता है इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस फॉर द पोजेशन ऑफ गुड्स। फर्दर राइट टू सेल, अगर पाउनर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में और स्टिपुलेटेड टाइम में पेमेंट्स नहीं करता, तो पाउनी के पास राइट होता है कि वो उसको नोटिस देके गुड्स को सेल भी कर सकता है। दो तरह के डिस्टिंक्ट राइट्स होते हैं पाउनी के पास अंडर सेक्शन 176। फर्स्टली द पाउनी कैन sue फॉर द डेट एंड कैन रिटेन द गुड्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। या तो वो केस कर सकता है और डेट के लिए और गुड्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख सकता है। दूसरा, he can also sell the goods after giving reasonable notice to the पाउनर, वो रीजनेबल नोटिस देके पाउनर को गुड्स सेल भी कर सकता है। उसके बाद पाउनी की क्या क्या ड्यूटीज आती है और प्लेजी की ड्यूटीज टू टेक। अब जिसने गुड्स प्लेज किए हैं अपने पास, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको संभाल के रखे, उसको अपने गुड्स के साथ ना जोड़े। डू नॉट मिक्स द गुड्स, डू नॉट यूज द गुड्स, पाउनी इज नॉट अलाउड टू यूज द गुड्स बेसिकली। एंड ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, अगर वो पेमेंट हो जाती है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स रिटर्न करेगा। और ड्यूटी टू रिटर्न एनी क्रिएशन टू गुड्स, तो ये भी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कोई भी अगर एडिशन हुई है गुड्स में तो उसको वापस करेगा। ये सभी ड्यूटीज सेम होती हैं जैसे एक बेली की होती है। एज वी हैव रेड इन द ड्यूटीज ऑफ बेली, दीज आर सेम एज दैट ऑफ द बेली। फर्दर राइट्स ऑफ पाउनर और प्लेजर। राइट्स क्या होते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ पाउनीज ड्यूटी। पाउनर कैन एनफोर्स द फुलफिलमेंट ऑफ पाउनीज ड्यूटी एज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट। मतलब जो प्लेजर है वो पाउनी को उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कह सकता है एनी टाइम। दूसरा, अगर पाउनर अपनी पेमेंट कर देता है डेट की टाइम से, तो उसका राइट है कि वो अपने गुड्स वापस ले सकता है, राइट टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ द डेट। तीसरा जी, राइट टू रिसीव एन एडिशन ऑफ द गुड्स एज वेल। मतलब अगर कुछ एडिशन हो रही है तो वो भी उसका लेने का हक है वापस। एंड राइट टू रिडीम अंडर सेक्शन 177, रिडीम कर सकता है जो भी उसने गुड्स या प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाई थी। रिडम्पशन मींस एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू हैव द टाइटल ऑफ कॉर्पस ऑफ द प्लेज। जो अपने गुड्स उसने प्लेज करवाए थे उसके वापस अपने नाम पर करवा सकता है। एंड दैट इज फ्री एंड क्लियर ऑफ द प्लेज, जो भी प्लेजिंग से बाहर आ जाएंगे। फर्दर ड्यूटीज ऑफ द पाउनर और प्लेजर। ड्यूटी टू रीइंबर्स ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो भी उसने ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर किए हैं तो वो रीइंबर्स करवा सकता है बाय द पाउनर। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पाउनी। ड्यूटी टू रीपे द डेट प्लस इंटरेस्ट ड्यू ऑन द डेट। उसकी ड्यूटी बनती है जो भी डेट उसने लिया है प्लस इंटरेस्ट उसका अगर ड्यू है तो वो पे करेगा। ड्यूटी टू इंश्योर डेट गुड्स प्लेज्ड आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकर्बेंसेस। जो भी गुड्स उसने गिरवी रखे हैं उसके ऊपर पहले से ही कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो उसकी ड्यूटी बनती है ये बताना। रेफर राइट्स ऑफ पाउनी अंडर सेक्शन 173, 174 एंड 175 जो अभी हमने रिसेंट किए हैं। हु कैन प्लेज, अब कौन प्लेज कर सकता है? आइदर प्लेज कैन बी डन बाय द ओनर और अ नॉन ओनर। तो बेसिकली प्लेज जो है वो माना जाता है कि ओनर के द्वारा ही की जाए तो वो वैलिड मानी जाएगी। बट अगर प्लेज नॉन ओनर के द्वारा की जाए तो उसे वैलिड नहीं मानते। बट इसके भी कई एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे। एक्सेप्शंस टू द रूल, अगर प्लेज कोई नॉन ओनर करवाता है स्टिल वो वैलिड कब मानी जाएगी? अगर प्लेज किसी मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा करवाई जा रही है। वेयर इज अ मर्केंटाइल एजेंट? हु विद द कंसेंट ऑफ द ओनर
हैज़ द पोजेशन ऑफ गुड्स, जिसकी ओनर के कंसेंट के द्वारा उसके पास, एजेंट के पास उसकी पोजेशन है गुड्स की, डॉक्यूमेंट्स की या टाइटल ऑफ गुड्स की. ही इज एक्टिंग इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट. इन द पाउनी acts in good faith, act is done honestly, and further the pawnee has no knowledge that the agent has no authority to pledge. और पाउनी के पास अगर ये पता नहीं है कि उसने, एजेंट ने गुड्स, उसको पास अथॉरिटी नहीं है प्लेज करने की, स्टिल उसे वैलिड माना जाएगा. देन द प्लेज मेड बाय सच मर्केंटाइल एजेंट हु इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स इज अ वैलिड प्लेज. तो उस केस में अगर तो पाउनी को नहीं पता कि अथॉरिटी प्लेजी के पास नहीं है, तो उसने गुड्स गिरवी रख दी हैं, तो उसकी क्या गलती है. तो प्लेजर ने अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट रखा तो मर्केंटाइल एजेंट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम वैलिड मानेंगे. फर्दर, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कहते हैं, इफ अ पर्सन हैज पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिस्किंडेड. तो उसको हम रिस्किंड भी कर सकते हैं, अवॉइडेड बिफोर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. द पाउनी एक्ट्स इन गुड फेथ, अगर पाउनी ने विश्वास के चलते उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. द पाउनी हैज नो नॉलेज दैट प्लेजर हैज नो राइट टू प्लेज, देन सच पोजेशन ऑफ गुड्स आर अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अ वैलिड प्लेज. उस केस में भी चाहे वो अवॉइडेबल कंडीशन में है, उसको भी हम वैलिड प्लेज मानेंगे. तीसरा, प्लेज वेयर पाउनर हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट. वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स in which he has a limited interest, the pledge is a valid only to the extent of that interest. जिस इंटरेस्ट तक उसका इंटरेस्ट है, उस अमाउंट तक ही उसको वो गुड्स वैलिड माने जाएंगी प्लेज. फॉर एग्जांपल कि अगर वो कहे कि मैं अपने गुड्स 5,000 रुपये में या कुछ अमाउंट तक ही गिरवी रखना चाहता हूँ, तो उस केस में जैसे ही उसका इंटरेस्ट जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा. फर्दर बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल कि जैसे फारूक है, इसको पर्स मिला रोड पे, तो लिमिटेड इंटरेस्ट की यही है, उसको पर्स मिला रोड पे, उसने उसको प्लेज करवा दिया पिंटू के पास फॉर ₹5,000. फारूक हैड इनकर्ड 2,700 फॉर गेटिंग द पर्स रिपेयर्ड. ठीक है जी, उसने 2,700 रुपया लगाया था पर्स को रिपेयर करवाने में. एंड द ट्रू ओनर कैन गेट द पर्स बैक फ्रॉम पिंटू ओनली आफ्टर पेइंग 2,700 टू लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ फारूक एंड द फाइंडर ऑफ द गुड्स टू पिंटू. उसने चाहे 5,000 में प्लेज करवाया, बट वो पिंटू को 2,700 दे के वो अपने गुड्स वापस ले सकता है. वो फारूक की ड्यूटी बनती है कि उसने 5,000 रुपये उसको वापस करना है, बट उसका कितना लिमिटेड इंटरेस्ट है 2,700 तक का. तो इस केस में जहाँ पर प्लेजर पाउनर का लिमिटेड इंटरेस्ट है, उस केस में भी प्लेज इस तरह से की जा सकती है. उसके बाद आता है प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन. अगर तो कोई को ओनर है, सेवरल ओनर्स हैं, या उनके पास पोजेशन है, कंसेंट भी ओनर्स की. प्लेजी एक्ट्स इन गुड फेथ. प्लेजी हैज़ नो नॉलेज दैट पाउनर हैज़ अथॉरिटी टू प्लेज और नॉट. प्लेजर हैज़ अथॉरिटी टू प्लेज और नॉट. उस केस में भी उसे हम वैलिड प्लेज मानेंगे. फर्दर, प्लेज बाय अ सेलर और बायर ऑन इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल और बिफोर सेल. तो उस केस में अगर तो उनके पास कंसेंट है, चाहे इफ द बायर हैज़ द पोजेशन ऑफ गुड्स बिफोर सेल एंड द सेलर हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, पाउनी एक्ट्स इन गुड फेथ. उसको नई नॉलेज थी कि वो उसको प्लेज नहीं करवा सकता, तो इस केस में भी वैलिड प्लेज मानी जाएगी, ऑल्दो द सेलर इज नो मोर द ओनर ऑफ गुड्स आफ्टर सेल एंड सिमिलरली द बायर doesn't becomes owner of the goods before sale. तो उस केस में भी इसे हम वैलिड प्लेज ही मानेंगे. उसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल. बेलमेंट क्या है जी, डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्पस. सेल क्या है, ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स. इसमें टाइटल ही ट्रांसफर कर देते हैं फॉर अ प्राइस. बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में. बेलमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की बात करते हैं. बेलमेंट में ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स इज गिवन. पोजेशन दिया जाता है सिर्फ, इसमें ओनरशिप राइट दिया जाता है. सेल में जब गुड्स बायर बाय कर लेता है, इसमें ओनरशिप राइट मिल जाता है. इसमें दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली. इसमें दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर. After the purpose is accomplished, the time has lapsed, the goods are returned back to the buyer
कहते जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उसके बाद गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर एंड नॉट टू बी रिटर्न टू द सेलर। उसके बाद क्या है, गुड्स बायर की प्रॉपर्टी बन गई, नॉट द सेलर। और बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस देखते हैं। बेलमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, पर्पज देन व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड गुड्स शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ओनर। जो प्लेज है वो हमने पढ़ा कि स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, इसमें डेट के लिए सिर्फ सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली। इसमें कौन है, प्लेजर एंड प्लेजी। ये किसी भी पर्पस के लिए गिरवी डिलीवर किए जा सकते गुड्स। इसके अंदर क्या है, फॉर सिक्योरिंग डेट, मतलब उसे सिक्योरिटी के फॉर्म में डेट लेने के लिए ही प्लेजिंग की जाती है। द बेली कैन रिटेन द गुड्स बट हैज नो राइट टू सेल द गुड्स। इसके अंदर इफ द प्लेजर डिफॉल्ट्स to repay the debt, the pledgee can sell the goods after giving notice to the pledger. Bailey can use the goods if mentioned in the contract. इसमें क्या है, pledgee has no right to use the goods. Bailment can be gratuitous without reward or non-gratuitous with reward. There are no further kinds of pledge. A gave his car for repair to mechanic. It is a non-gratuitous bailment. X pledges his property with money lender to obtain a loan. It is a kind of pledge. So these are the examples. I hope you liked the video. If you have any query, you can put it in the comment below. Thank you so much.